नमस्कार दोस्तों। आज की इस सीरीज़ में हम लोग आगे बात करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में। हम लोग पढ़ रहे थे तो मॉडर्न हिस्ट्री की विषय सूची जो था हमने देखा कि इसको दो पार्टों में बांटा है हम लोग, दो भागों में। और उसमें हमने देखा था कि जो कांग्रेस की स्थापना से पहले के बारे में जितना था हमको पढ़ना था, हम लोग उस एक पार्ट में पढ़ेंगे। और दूसरे पार्ट में जो है हमारा जो विषय सूची भाग 2 है, उसमें हम लोग अभी देखेंगे क्या क्या पढ़ेंगे आप लोग। तो इसमें हम लोग राष्ट्रवाद का आशय, राष्ट्रवाद क्या है, भारतीय राष्ट्रवाद उदय के कारण, ठीक है ना। राष्ट्रवाद को मिलने पढ़ेंगे। जो 18 पता है कि 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है और इसकी स्थापना के साथ ही जो हमारी आवाज़ें हैं मांगने की, जो अपनी राजनीतिक पटल पर हमारा भूमिका बढ़ने लगता है, ठीक है ना। तो ये इसमें हम लोग देखेंगे। दूसरा है कांग्रेस की स्थापना एवं विवाद एवं बहस। कांग्रेस की स्थापना, विवाद एवं बहस और कांग्रेस के बारे में थोड़ा सा अच्छे से डिटेल से जानेंगे। जो उसने उसकी जो कहाँ कहाँ उनके महत्वपूर्ण अधिवेशन हुए, महत्वपूर्ण अधिवेशनों में क्या क्या निर्णय लिया गया, ठीक है ना। और कुछ विवाद भी है उससे रिलेटेड, जैसे उस समय कांग्रेस को रिलेटेड उदारवादी चरण उसका चलता है, फिर उग्रवादी चरण चलता है, इसमें देखने को भी उसमें मिलता है, ठीक है ना। तो फिर अगला है राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम चरण, जिसको उदारवादी चरण बोलते हैं। 1885 से 1905 ये राष्ट्रीय आंदोलन का उदारवादी चरण। फिर जो राष्ट्रीय आंदोलन का है द्वितीय चरण, जिसको उग्रवादी चरण बोलते हैं, 1905 से 1919 तक चलता है। फिर पांचवा है जो राष्ट्रीय आंदोलन का तृतीय चरण, जिसको गांधीवादी चरण बोलते हैं, 1919 से 1947 ईस्वी। ये जो है चलता है, ठीक है ना। तो आपको इसमें हम लोग देखेंगे। तो अब क्या क्या देखेंगे कि राष्ट्रवाद का आशय, राष्ट्रवाद के उदय के कारण, फिर कांग्रेस की स्थापना, विवाद एवं बहस, फिर राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम उदारवादी चरण, उग्रवादी चरण और गांधीवादी चरण। फिर है विश्व की घटनाएं एवं भारत पर प्रभाव। अब जो है ना, हमने देखा था ना विषय सूची फर्स्ट में विश्व की घटनाएं, हमने आप लोग को कल की जो एक इससे पिछले वाले लेक्चर है उसमें हम लोग देख रहे हैं। तो विश्व की घटनाएं, हम उस पर जो था पहले ही था विश्व की और यूरोप की घटनाएं जो भारत पर पड़ा, उससे हम लोग देखें यहाँ। अभी जो है हम लोग जो देखेंगे आपको यहाँ, तो बेसिकली जो है उसी शुरू से ही हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो विषय सूची भाग 1 है उसके बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो उसका जो पहला टॉपिक था विश्व की घटनाएं एवं भारत पर प्रभाव, ठीक है ना। तो ये हम लोग देखेंगे। देखिए पहला है पुनर्जागरण काल। इसको देखिए कब 13वीं से 15वीं सदी का जो काल होता है ना, उसको पुनर्जागरण काल कहते हैं। ये यूरोप में उसको देखने को मिला, ठीक है ना। यहाँ क्योंकि यहाँ धर्म सुधार देखने को मिले 15वीं 16वीं शताब्दी में, ठीक है ना। वैज्ञानिक क्रांति हुई 15वीं 16वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी में। भौगोलिक खोजें हुई 15वीं से 17वीं शताब्दी, इसीलिए इसको देखिए पुनर्जागरण आया। फिर धर्म सुधार हुआ, वैज्ञानिक क्रांति, भौगोलिक खोजें, इन सारी घटनाएं ना विश्व को, आप देखेंगे कि जो 13वीं सदी के बाद से है ना, काफी सारे बदलाव आए। 12वीं 13वीं शताब्दी से काफी देखेंगे कि जो पहले उसके विश्व में उसका इतिहास किस तरह था, उसके बाद कैसे चेंजमेंट आया, उसमें वैज्ञानिक क्रांति के लोग, मतलब कि उनकी जो दिमागे हैं और जो है जो सोचने की क्षमता बढ़ने लगी, लोग एक जगह से दूसरे जगह जाने पर विश्वास करने लगे। फिर उसी के बाद में और देखेंगे वैज्ञानिक घटनाएं, जो वैज्ञानिक जो खोजें हैं, आविष्कार हैं, ज़्यादा होने लगे। तो इसमें देखिए पुनर्जागरण जो 13वीं से 15वीं शताब्दी तक में आता है। फिर धर्म सुधार जो है 15 से 16वीं शताब्दी में, ठीक है ना। फिर वैज्ञानिक क्रांति आपको देखने की मिलेगी 15वीं 16वीं और 17वीं शताब्दी में। भौगोलिक खोजें 15वीं से 17वीं शताब्दी की, ठीक है ना। ये अमेरिका की खोज हुई 1492 में कोलंबस द्वारा, ठीक है। फिर एशिया है जो भारत की खोज हुई 1498 में वास्को डी गामा द्वारा। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की खोज क्रुक द्वारा, ठीक है ना। ये आपको जानना है। इसी समय में आपको देखने को मिलता है, ठीक है ना। अमेरिका की खोज किसने की 1492 में कोलंबस, और एशिया और भारत की खोज किसने की, सॉरी भारत की खोज किसने की, तो ये 1498 में वास्को डी गामा द्वारा, और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की खोज क्रुक द्वारा। ये देखने को मिलता है, ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं मानव ने जो है ना पूरी पृथ्वी को माप डाला, बोले ना कि वो एक्सप्लोरर होने लगे, मतलब कि बहुत सारे ट्रेवल भी करने लगे, ठीक है। तो इसी समय का वो टाइम था। अब आगे हम लोग देखते हैं भारत की खोज के कारण। क्या है भारत की खोज के कारण, उसको पढ़ना बहुत जरूरी। आधुनिक काल में यूरोपियों द्वारा नवीन मार्ग से भारत की खोज की गई, ठीक है। यूरोपीय कौन, नए मार्ग से। पहले जो होता था वो स्थल मार्ग से होता ही था, लेकिन अभी क्या है, नए मार्ग से। प्राचीन और मध्यकालीन विश्व में भारत एवं यूरोप के बीच संपर्क एशिया में अफ्रीका के स्थल एवं जलमार्ग से होता था, ठीक है ना। पहले कैसे होता था, एशिया एवं अफ्रीका का स्थल एवं जलमार्ग से होता था, लेकिन 1453 में तुर्कों ने यूरोप वासियों के लिए यह मार्ग बंद कर दिया। जो 1453 में क्या है, तुर्क ने उस पर, पता हो कि जो ऑटोमन साम्राज्य है उस इलाके पर क्या करते हैं ये लोग अधिकार कर लेते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है ना, जहाँ ये चूंकि ये एक मुस्लिम इधर सबहुल हो जाता है और वो कैथोलिक उधर हो जाते हैं, तो वहाँ से जो है ना, वहाँ से में दोनों में टकराव हो जाता है। ये बोलते हैं उनके लिए पूरा बंद कर देते हैं, ठीक है ना, मार्ग बंद कर देते हैं। यह वैकल्पिक मार्ग की खोज एवं अन्य कारकों को भारत की खोजने के लिए प्रेरित किया। इसी से बचकर उन्होंने अन्य मार्ग खोजने की कोशिश की, जो जिससे हम लोग क्या पहुंचे, भारत की ओर, ठीक है। पहले से होता था वो
वो जो व्यापार तो होता ही था। जो व्यापार कैसे होता था, तो स्थल मार्ग से ज़्यादा होता था, ठीक है। फिर से यहाँ से आपको पता है कि गुजरात वाले तट से ये नज़दीक से यहाँ चला जाता था फारस की खाड़ी, और उस इलाके से भूमध्य सागर होता वैसे जाता था, ठीक है ना। वहाँ से ज़मीन से पर से, फिर ज़मीन के बाद से भूमध्य सागर में, और उसके बाद क्या होता था, ऐसे जाता था। देखिए ये जैसे भारत है, इधर है भूमध्य, ये इधर हुआ भूमध्य सागर, इधर फारस की खाड़ी, तो यहाँ से फारस की खाड़ी आया, फिर ज़मीन आया, फिर भूमध्य सागर से होते ऐसे चला जाता था, ठीक है ना। तो ऐसे ट्रेवलिंग होते थी उस समय, जो वहाँ मतलब कि जो भारत से वो लोग वस्तु आयात करते थे, वहाँ जाती थी, ठीक है। आगे देखते हैं उष्णकटिबंधीय वस्तुओं की मांग, जो कारक है उसको देखते हैं। उष्णकटिबंधीय वस्तुओं को प्राचीन काल से ही यूरोप में भारतीय मसालों, सूती, रेशमी वस्त्रों की काफी मांग थी। इसी इसके व्यापारियों को काफी मुनाफा होता था, ठीक है ना। तो जो है ना, ये लोग ना, जो वहाँ की जो क्या था, भारतीय मसाले और रेशमी और सूती वस्त्र की कहाँ थी, यूरोप में बहुत ज़्यादा डिमांड थी, ठीक है ना। आपको याद रखना, भारतीय मसाले, सूती वस्त्र और रेशमी वस्त्र, ठीक है। तो इनसे ने जो व्यापारी उसको ट्रेड करते थे ना, उनको काफी मुनाफा होता था। इन मांगों के कारण भारत की खोज को बल दिया गया। जो व्यापारी थे दिखते थे अरे तो बहुत मुनाफा हो रहा है, तो चूंकि जिसको देखिए जहाँ से पैसा आ रहा है ना, तो वहाँ व्यक्ति क्या करता है, कोशिश करता है कि हम उस जगह पर क्या करें, रहे, ठीक है ना। तो वो क्या करते हैं, रहने की कोशिश करते हैं उस जगह पर ना। वो क्या करते हैं, जो ये लोग वो दूसरे मार्ग की तलाश करते हैं, क्योंकि उनसे उनका टकराव हो जाता है, तो जिससे क्या होता है ना कि वो लोग उनके लिए बंद कर देते हैं। तो फिर वो क्या होता है, ये नए मार्ग की खोज की तलाश करते हैं। फिर आता है कुस्तुनतुनिया, तुर्की का पतन। जो कुस्तुनतुनिया उसका पतन 1453 में कुस्तुनतुनिया, ठीक है ना, पर उस्मानिया तुर्कों को कब्जा हो गया। उस जो कुस्तुनतुनिया है उस पर किसका हो गया, उस्मानिया तुर्कों का, ठीक है ना। और तुर्कों ने यूरोप वासियों के एशियाई व्यापार पर रोक लगा दी और नवीन मार्गों की खोज को बल मिला, ठीक है ना। देखिए जो पहले था कुस्तुनतुनिया, तो उनके द्वारा वो ट्रेड होता था, लेकिन क्या है ना कि कुस्तुनतुनिया पर ना, जिसको तुर्क बोला जाता है, उस पर किसका अधिकार हो गया, जो है उस्मानिया तुर्क का। और वो जो है ना, जो यूरोपीय वो लोग जो तुर्क जो है यूरोप वासियों के एशिया के व्यापार पर उन्होंने क्या पूरा प्रतिबंध लगा दिया, ठीक है ना। और जिससे क्या हुआ, इनको बढ़ावा मिला एक नए मार्ग की खोज में, ठीक है। नए मार्ग के लोग तलाश करने लगे। तो वैज्ञानिक एवं आविष्कार खोज, पुनर्जागरण एवं वैज्ञानिक क्रांति के फलस्वरूप यूरोप में समुद्री कंपास, जहाज की चाल मापने वाला उपकरण, एस्ट्रोलैब, ठीक है ना। और फिर वो एस्ट्रोलैब है, अक्षांश देशांतर मापक है, त्रिकोणपाल, ठीक है ना, तोपों एवं बंदूकों का आविष्कार हुआ। इससे समुद्री यात्राएं काफी सुरक्षित हो गई और इससे नई खोजों को बल मिला, ठीक है ना। तो देखिए इसमें क्या है कि जो वैज्ञानिक जो आविष्कार हुए, खोज हुए, जिसकी वजह से ना पुनर्जागरण काल क्रांति देखी गई, ठीक है ना। ये देखिए पुनर्जागरण एवं वैज्ञानिक क्रांति के कारण इसको क्या मिला ना, जो व्यापार है भारत में लोग पहुंचने में काफी एक बोले कि उनको एक कैसे कि सहायता मिला इससे, ठीक है। अब लोग ना बंदूक तोप रखने लगे और गोली रखने, क्योंकि पहले एक घटना होती थी कि जहाजों को लूट भी लिया जाता था, तो इससे रखने से उनको सुरक्षा मिला। फिर से जहाज को चाल मापने वाला और हल्की जहाज भी बनाए जाने लगे थे, ठीक है ना, और जो बहुत तेज चलती थी। तो इन सारे की खोज ने क्या किया उनको, ये मतलब कि ट्रेवल में काफी मदद किया, ठीक है ना। ये आगे हम लोग देखते हैं यूरोपीय शासकों का योगदान, जो है ना, अनेक यूरोपीय शासकों ने खोजों के लिए राजकीय समर्थन किया। इसमें स्पेन की महारानी इसाबेल, जो कई सारे हैं ना यूरोपीय शासक, उन्होंने खोज के लिए राजकीय समर्थन दिया, ठीक है ना, उनको कि खोज नए नए ये करने के लिए व्यापार चाहे और उससे चूंकि राज्य का विस्तार हो और ये हो, तो उससे वो समर्थन मिला। इसमें स्पेन की महारानी जो इसाबेल थी, ठीक है ना, और पुर्तगाल के राजकुमार प्रिंस हेनरी, ठीक है ना, पुर्तगाल के राजकुमार प्रिंस हेनरी आदि मुक्त थे, ठीक है ना। एक कौन, स्पेन की जो महारानी थी कौन, इसाबेल, ठीक है ना, याद रखना। स्पेन की महारानी कौन, इसाबेल, और पुर्तगाल की जो प्रिंस हेनरी, उनका मुख्य योगदान था, ठीक है ना। आपको ये ध्यान में रखना है। आगे हम लोग पढ़ते हैं साहसी नाविकों का योगदान, ठीक है ना। यूरोप के अनेक साहसी नाविकों ने असीम धैर्य एवं साहस दिखलाया। यूरोप के जो अनेक साहसी नाविक जो हैं, असीम धैर्य एवं साहस दिखलाया तथा नए नए क्षेत्रों की खोज निकाले। बार्थोलोमी डियाज, ठीक है ना, बार्थोलोमी डियाज जो थे वो पुर्तगाली नाविक थे, जो 1487 ईस्वी में उत्तर मासा अंतरिक्ष, ठीक है ना, केप ऑफ गुड होप की खोज की। उत्तर मासा अंतरिक्ष की खोज की। इस प्रकार स्पेन वासी कोलंबस ने भारत की खोजते खोजते 1499 में अमेरिका की खोज की, ठीक है ना, और अंततः 1498 पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा भारत पहुंचने में सफल है। देखिए क्या हुआ, जो इसमें ना एक नाविकों का भी काफी योगदान रहा है, क्योंकि उस समय चूंकि समुद्र में
उतने भी उत्कृष्ट तरीके के नाव नहीं थे जो समुद्र में की लहरों को, अब चूंकि समुद्र है उसके मौसम खराब हो जाते हैं तो बहुत सारे वहाँ समस्याएं आती है, कभी चक्रवात तूफान आ जाए तो वहाँ आज के समय में अच्छे अच्छे जहाज डूब जाते हैं। तो उस समय समझिए कि जो उस तरह की जहाजें थी उनसे ट्रेवल करना बहुत मुश्किल था, ठीक है। फिर भी लोगों ने ट्रेवल किया। आपने देखा कि एक जो 1487 में बार्थोलोमेव डियास, देखिए ये क्या है, ये हुआ भूमध्य सागर, ठीक है। यहाँ ये यूरोप हुआ, ठीक है ना, ये देखिए ये यूरोप हुआ, यहाँ ये भूमध्य सागर, और ये थोड़ा सा उसका देखिए भूमध्य सागर का ये जो है ना ये ऐसे अंदर है इसके अंदर, ठीक है ना, और ये दोनों की अफ्रीका है ना इसका बॉडी मिलता है। तो ये ऐसा था। यहाँ से देखिए ये जो इसका दक्षिणी छोर है ना अफ्रीका का, ये अफ्रीका का जो दक्षिणी छोर है, सॉरी, जो अफ्रीका का ये दक्षिणी छोर है ना, तो इस दक्षिणी छोर पर ही ना यहाँ से जो ये आते थे ट्रेवल करते थे लोग, ठीक है। अफ्रीका के जो दक्षिणी छोर है यहाँ से जो वे आए ना वो बार्थोलोमेव डियास, यहाँ तक बहुत कम ही लोग पहुंच पाते थे, ठीक है ना। तो उन्होंने 1487 में पहली बार पहुंचे यहाँ, और उसका नाम रखा केप ऑफ गुड होप। और वही यहाँ से ना, चूंकि देखिए एक इधर इधर भी समुद्र था और इधर भी, तो ये समझ नहीं पाए कि इधर जाए या इधर जाए, ठीक है ना। तो उसके बाद जब कोलंबस आते हैं ना, तो देखिए ये इधर जान चुकी, यहाँ एक लहरी भी चलती है बहुत, तो उनकी जहाज ना लहर के ओर मुड़ कर ना ऐसे चली गई, ठीक है ना। वो चली गई कहाँ, सीधे ऐसे चली गई अमेरिका की तरफ, ऐसे देखिए पश्चिम की ओर चली गई, क्योंकि भारत इधर है पूर्व की ओर, तो पश्चिम की ओर चलेगा, तो वो चले गए अमेरिका। और उन्होंने सोचा कि वो अमेरिका ही है, ठीक है ना। तो अमेरिका, जो उत्तरी अमेरिका में जब वो पहुंचे यूएसए के बाद, तो उन्होंने सोचा कि ये भारत है, लेकिन फिर बाद में उनको चला कि भारत नहीं, दूसरी जगह पहुंचे। फिर दूसरी बार आते हैं वास्को डी गामा और अपनी नाव को ऐसे लेके जाते हैं, ठीक है ना, और तब ये पहुंचते हैं भारत। यहाँ उनको एक नाविक मिलता है भारत का ही, फिर उसको लेकर चले जाते हैं। ये चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो ये काफी एक उस समय के जो नाविकों का काफी योगदान रहा था। अभी आते हैं यूरोपीय वाणिज्यिक कंपनियों का भारत में आगमन। अभी पढ़ते हैं। अभी हमने देखा, एक बार फिर से उसको देख लेते हैं आप लोग शॉर्ट में। तो जो क्या कारण थे जिन्होंने बल मिला कि लोग नए मार्ग की तलाश करने लगे, तो कुछ कारण थे, ठीक है ना, जिससे ना यूरोपवासी लोग भारत की ओर अग्रसर आने के लिए अग्रसर हुए, ठीक है ना। क्योंकि देखिए इस समय क्या होता था, इससे पहले यहाँ एक ट्रेड होती थी, भारत के सामान जो थे यूरोप में बहुत प्रचलित थे, यहाँ के लोग बहुत इसके शौकीन थे, बड़े यहाँ के सूती वस्त्र, रेशमी वस्त्र, मसाले के लोग आदी हो चुके थे। और चूंकि यहाँ पर ना बीच में, चूंकि उनके ट्रेड्स के बीच में एक अरब क्षेत्र पड़ता है, और इन पर यहाँ जो तो यहाँ के द्वारा क्या जाता है, वहाँ ट्रेड होता था, ठीक है ना, यहाँ की लोगों से। लेकिन यहाँ क्या होता है, कोई दूसरा शासक आ जाते हैं, तुर्कों का क्या हो जाता है, जो तुर्क है उनका यहाँ पर ये आ जाते हैं, और ये उस जो है ट्रेड को रोक देते हैं। तो जिसके फलस्वरूप ना चूंकि डिमांड बढ़ी जा रही थी, और लोगों को चूंकि वहाँ के जो ट्रेडर थे उनको काफी मुनाफा हो रहा था, तो उन्होंने उनकी नए मार्ग की तलाश की, ठीक है ना। ये तो उस कटिबंधीय वस्तुओं की मांग के कारण यहाँ हुआ पहला। दूसरा कारण कुस्तुनिया का पतन हो गया था, ठीक है ना। कुस्तुनिया मतलब तुर्की का, कुस्तुनिया का पतन हो गया था, उस पर उस्मानिया तुर्कों का कब्जा हो गया था, ठीक है ना। फिर विज्ञानी का आविष्कार एवं खोज, इस समय समुद्री का जहाज, बंदूक, ठीक है ना, तो और माप, एस्ट्रोलैब, ये सारी चीजें खोज के कारण, हल्की नाव, जिससे क्या हुआ, वैज्ञानिक आविष्कार एवं खोज को बढ़ावा मिला। फिर आगे यूरोपीय शासकों का योगदान हुआ। यूरोपीय शासक, कई शासक हैं जिन्होंने जो ट्रेवलर थे उनको नए मार्गों की खोज के लिए उनको राजकीय समर्थन दिया, ठीक है ना। इसमें स्पेन की महारानी इसाबेल और पुर्तगाल के राजकुमार प्रिंस हेनरी का महत्वपूर्ण योगदान है, ठीक है ना। इसमें आप आगे देख रहे हैं साहसी नाविकों का योगदान। साहसी जो नाविक थे उन्होंने जैसे कि कुछ नए नए क्षेत्रों को कुछ समय खोजा, ठीक है ना। मैंने बताया था अभी हल्का देख कि काफ़ी समस्याएं थी, समुद्रों में ट्रेवल करना बहुत आसान नहीं है, तो उसको लेकर भी उन्होंने काफ़ी ट्रेवल किया और नए नए जगह खोजे हैं। और बार्थोलोमीडियास 1487 में पहली बार महासागरीय पर पहुंचते हैं और केप ऑफ गुड होप का उसको नाम, फिर ये वापस लौट जाते हैं। फिर इसी प्रकार दूसरी बार 1492 में वो अमेरिका जो होते हैं वो आते हैं कोलंबस, और फिर वो अमेरिका की ओर चले जाते हैं, अपने नाव उनका वो जो घूम जाता है, तो अमेरिका की खोज करते हैं। फिर 1498 में पुर्तगाली नाविक जो आता है और वो क्या करते हैं, जो वास्को डी गामा है उसकी भारत पहुंचते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग जो भारत में कौन कौन है। अब जो हम आगे देखते हैं कि यूरोपीय वाणिज्यिक कंपनियां हैं कि उनका भारत में आगमन, ठीक है। तो भारत में कैसे वे लोग आते हैं और उनको क्रम वाइज देखेंगे। जैसे कौन पहले हैं, जैसे पुर्तगाली, फिर उसके बाद डच लोग आए जिसको हॉलैंड वासी या नीदरलैंड वासी बोलते हैं, ठीक है। फिर अंग्रेज लोग आए, फिर डेनमार्क के लोग आए, फिर फ्रांसीस, ठीक है ना। तो उनको देखेंगे, पहले पुर्तगाली, फिर डच, फिर अंग्रेज, फिर डेन्स, फिर फ्रांसीसी, तो इनको हम लोग देखेंगे। देखिए ये पुर्तगाली जो आते हैं 1498 से 1961 ईस्वी तक आते हैं।
आपको पता होगा, पढ़े होंगे, पुर्तगाली सबसे पहले और सबसे बाद में भी भारत से गए, ठीक है। लेकिन सबसे पहले आए, सबसे भारत में गए, बाद में गए। शुरू में तो इनकी शक्तियाँ भारत में काफ़ी मजबूत थी, लेकिन आपको देखने को इसमें मिलेगा कि कैसे उन्होंने जो उनकी शक्तियाँ काफ़ी में वो पहले मजबूत थे, जिसके अनुसार यहाँ के ज़मीन क्षेत्र के अलावा समुद्र पर भी ये लोग का काफ़ी कब्जा था, ठीक है ना। समुद्र में जो यहाँ के जो शासक थे उनको इनकी परमिशन से जाना पड़ता था। फिर कैसे उन्होंने, देखिए एक ऐसा समय आया कि वो उनका जो साम्राज्य है सारा, जो जितनी उन्होंने शक्ति भारत में अर्जित की थी, वो फिर हार जाते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ कोई और उभर कर आता है, एक और शक्ति भारत में उभर कर देखने आती है, ना जो ना भारत का रहता है, भारत का ना शासक हो पाते हैं और ना ही पुर्तगाल हो पाता है, ठीक है ना। और एक दूसरा जो विदेशी राज, जो विदेशी कंपनी आई और पीछे आई, सबसे पीछे तो नहीं आई, लेकिन काफ़ी पुर्तगाल और डच के अपेक्षा काफ़ी पीछे आई, वो एक यहाँ साम्राज्य स्थापित कर लेती है, ठीक है। तो अभी हम लोग देखेंगे, तो पुर्तगाली के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो प्रारंभिक अभियान इनका देखेंगे हम लोग, कैसे इन्होंने प्रारंभिक सरकारी अभियान एवं महत्वपूर्ण गवर्नर, ठीक है ना, सरकारी अभियान एवं महत्वपूर्ण गवर्नर। फिर इनकी नीति देखेंगे और इनका योगदान, क्या इनका योगदान है। पहले क्या है, प्रारंभिक योगदान देखेंगे हम इनका, पुर्तगाली का। फिर सरकारी अभियान एवं महत्वपूर्ण जन गवर्नर, ठीक है, इनका ये देखेंगे। फिर नीति के देखेंगे हम लोग इनका, और उसके बाद हम लोग उनका योगदान देखेंगे, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं, जस्ट पुर्तगाली का प्रारंभिक अभियान हम लोग देखते हैं। तो 17 मई 1498 को वास्को डी गामा सर्वप्रथम कालीकट, ठीक है ना, कालीकट पहुंचा। कहाँ पहुंचा? कालीकट, ये कालीकट है, यहाँ पर पहुंचा केरल में, ठीक है ना। कब? 17 मई 1498 को वास्को डी गामा सर्वप्रथम कालीकट पहुंचे। उस समय यहाँ का जो जमोरिन का शासन था, उस समय क्या, यहाँ जो जमोरिन थे वहाँ उसका शासक थे कालीकट का, ठीक है। जमोरिन ने उसका काफ़ी स्वागत किया, मसाले एवं अन्य वस्तुएं खरीदने में उसकी की मदद की। जो मसाले हैं और जो खरीदना चाहता था उनमें मदद की। केप ऑफ गुड होप होते हुए वो पुर्तगाली लौट गया। फिर वो जैसे आया था केप ऑफ गुड होप, मैंने बताया था, फिर उसी तरह वो लौट गया और भारतीय माल बेचकर उसी यात्रा खर्च कर 60 गुना से भी अधिक मुनाफा प्राप्त हुआ, ठीक है ना। और उसको बेचकर उसे जितना यहाँ ले गया था उससे 60 गुना उसका फायदा हुआ, ठीक है ना। और 1500 ईस्वी में अगला पुर्तगाली पेड्रो अल्ब्रेस कैब्राल भारत पहुंचा। और 1500 ईस्वी में दूसरा जो पुर्तगाली है, ठीक है ना, वो कौन? पेड्रो अल्ब्रेस कैब्राल, ठीक है ना, पेड्रो अल्ब्रेस कैब्राल यहाँ कहाँ पहुंचता है? भारत पहुंचता है। आपको ये देखना है, पेड्रो अल्ब्रेस कैब्राल, पहले वास्को डी गामा आते हैं, फिर पेड्रो अल्ब्रेस कैब्राल, आपको याद रखना है दोनों। फिर 1501 में ईस्वी में वास्को डी गामा फिर आता है, क्योंकि वो तो उसको मुनाफा इतना कमाया, तो उसको तो जो एक बार जाएगा, जिसका जहाँ से पैदा हो रहा है, तो वो आने का ज़रूर कोशिश करेगा भाई। पुनः भारत है, उसने कोचीन में पुर्तगाली फैक्ट्री स्थापित की। कहाँ? कोचीन में उन्होंने क्या की? पुर्तगाली फैक्ट्री स्थापित की। देखिए कालीकट यहाँ आया, फिर यहीं पर कोचीन है, कालीकट के पास ही, उधर ही उन्होंने अपना क्या किया? फैक्ट्री स्थापित की, ठीक है। ये अब आते हैं पुर्तगाली सरकारी अभियान, ठीक है। तो व्यक्तिगत नाविकों के लाभ से उत्साहित होकर पुर्तगाली सरकार ने, ठीक है ना, खुद अपनी सरकारी कंपनी की स्थापना की, ठीक है। देखा क्या, व्यक्तिगत लोग जो निजी तौर पर आए थे, ये लोग काफ़ी कम कमा रहे। तो वहाँ जो पुर्तगाल के राजा थे, उन्होंने एक सरकारी कंपनी बनाई और उसको उन्होंने ट्रेड करने के लिए भेजा, ठीक है ना। खुद सरकारी कंपनी की स्थापना की, जैसे एस्तादो द इंडिया कहा गया। इसको कहा गया एस्तादो द इंडिया, इसको याद रखिए, एस्तादो द इंडिया कहा गया। कंपनी का सर्वोच्च अधिकारी एक गवर्नर होता था। जो इसका सर्वोच्च अधिकारी होता था ना, वो क्या होता था? गवर्नर होता था। इसे कंपनी के हित में व्यापार, संधि, युद्ध, विस्तार के अधिकार दिए गए थे। जो इसको ना जो थे कि कंपनी के हित में, कि सबसे पहले तो उनको लाभ दिखना चाहिए। फिर उसके बाद उन्होंने देखा कि अगर कहीं उनका साम्राज्य विस्तार हो रहा है, तो फिर संधि, युद्ध, व्यापार, इन सारी चीज़ों पर उन्होंने ज़्यादा बल दिया, ठीक है। तो ये था, ये जो थे सरकारी अभियान पर ये ज़्यादा बल दी। लेकिन पुर्तगाल की सरकार ने थी, देखिए क्या है, यहाँ व्यक्तिगत स्तर पर लोग इतना कर रहे हैं, तो एक कंपनी बना देती है जिसका नाम एस्तादो द इंडिया रखती है, और उसको ट्रेड करने के लिए कहाँ भेजती है? भारत में, ठीक है ना। और वो वहाँ से क्या होती है, उसको काफ़ी सहायता मिलता है, वहाँ से एक अधिकारी नियुक्त करती है, और उसके अधिकारी को कार्य को देखने के लिए अन्य स्टाफ कर्मचारी नियुक्त करते हैं। साथ ही उसको कुछ सेना का भी मदद मिल जाता है, ठीक है ना। वो उसका बस ये था कि हमको प्रॉफिट हो, और यहाँ जो है प्रॉफिट के साथ अगर उनका साम्राज्य विस्तार हो तो ये, ठीक है ना, उसके लिए उन्होंने संधि, युद्ध, सारे अधिकार दिए। अब आते हैं अगला जो है, भारत में महत्वपूर्ण पुर्तगाली गवर्नर के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना। भारत में महत्वपूर्ण पुर्तगाली गवर्नर कौन है? तो इसमें आते हैं आपको फ्रांसिस्को ड अल्मीडा, पहला जो पुर्तगाली गवर्नर थे, ठीक है ना।
1505 में 1509 ईस्वी तक, ठीक है ना, 1505 से 1509 ईस्वी तक रहते हैं। इनका जो पहला कंपनी बनती है एस्तादो डा इंडिया, और उनके जो पहले गवर्नर आते हैं, ठीक है ना, तो इनका नाम होता है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ये नाम आपको याद रखना है, ठीक है ना। यह भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था, ठीक है ना। यह भारत में क्या था, प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था। इसने पुर्तगाली फैक्ट्रियों को किलाबंद किया तथा उन्हें मजबूत बनाया। इसने जो पुर्तगाली फैक्ट्री है उसको क्या किया, किलाबंद किया, ठीक है, और उन्हें क्या बनाया, मजबूत बनाया। और इसने ब्लू वाटर पॉलिसी जारी की, ठीक है, क्या की, ब्लू वाटर पॉलिसी जारी की सॉरी, और जिसका अर्थ है समुद्र पर कब्जा कर व्यापार को नियंत्रित करना। उन्होंने देखिए, मैंने बताया ना कि उन्होंने समुद्र पर भी कब्जा कर लिया और व्यापार को नियंत्रित करके, जो भी अभी आ चुकी इनके पास सैन्य शक्ति थी, और जो नौसैन्य शक्ति थी इतनी मजबूत थी कि जो दूसरे आसपास के जो ट्रेडर थे अरब के चाहे इंडिया के, वो इनकी टक्कर नहीं दे सकते। तो उन्होंने सारे जहाज़ों पर क्या किया कि उनको टैक्स देना पड़ेगा, फिर उनके बाद ये उनके परमिशन का कोई भी विदाउट नहीं जाएगा, नहीं तो वो लोग डुबा देंगे ये। तो ये इसमें देखने को मिलता है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ठीक है ना। 19 कब आते हैं, 1505 से 1509 तक। ये प्रथम पुर्तगाली गवर्नर होते हैं, ठीक है। उसने पुर्तगाली फैक्ट्रियों को किलाबंद किया, ठीक है ना, किलाबंद किया और उन्हें मजबूत किया, और ब्लू वाटर पॉलिसी जारी की, ठीक है ना। कौन सी, ब्लू वाटर पॉलिसी, जिसका अर्थ है कि समुद्र पर कब्जा कर व्यापार को नियंत्रित करना। ब्लू वाटर पॉलिसी में था कि जो भी नाव ट्रेड करेंगे उनको ना हमारे से परमिशन लेना होगा और टैक्स जमा करना होगा, अगर नहीं करेंगे तो हम उनको डुबा देंगे। तो ये इस तरह उन्होंने वो एक अपना क्या किया, मतलब बोले कि स्वराज्य विस्तार का नीति इनके शुरू से ही देखने में, ये पहले गवर्नर आया सारा ही देखने को, कैसे उन्होंने नियंत्रण करना और ट्रेड करना और कैसे साम्राज्य विस्तार करने की नीति को पूरी तरह देखने को मिलने लगी यहीं से। अब आते हैं दूसरा जो होता है अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ठीक है ना। अल्फांसो डी अल्बुकर्क है, ये 1509 से 1515 ईस्वी तक रहता है। अल्फांसो डी अल्बुकर्क कब से रहते हैं, 1509 से 1515 तक, ठीक है। इसने भारत में पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक माना, ठीक है ना। इसने भारत में पुर्तगालियों को क्या माना, वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और 1510 ईस्वी में उसने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लिया, ठीक है ना। जो बीजापुर के शासक हुए कौन, यूसुफ आदिल शाह, ठीक है ना। यूसुफ आदिल शाह से वो क्या किए, जो थे गोवा छीन लिया, ठीक है ना। यह स्थान पुर्तगालियों का महत्वपूर्ण केंद्र था, ठीक है, सॉरी महत्वपूर्ण केंद्र बनकर उभरा। पहले की दूसरा जो आते हैं अल्फांसो डी अल्बुकर्क हैं, ठीक है ना। और पहले जो आते हैं फ्रांसिस्को डी अल्मीडा और दूसरा आते हैं अल्फांसो डी अल्बुकर्क, 1509 से ही 1515 तक रहते हैं। और वास्तविक जो पुर्तगाल की जो यहाँ संस्थापक माना जाता है ना, तो इनको माना जाता है, ठीक है ना। 1510 ईस्वी में जो बीजापुर के शासक थे यूसुफ आदिल शाह, ये याद रखना। कब, 1510 ईस्वी में बीजापुर के जो शासक हैं यूसुफ आदिल शाह, उनसे क्या होते हैं, ये कब्जा कर गोवा छीन लेते हैं, उनको हरा देते हैं, ठीक है। और यहाँ पुर्तगाली का महत्वपूर्ण केंद्र बना ये, और इसी को क्या, गोवा जो है, जो बीजापुर है, इसको यहाँ अपना मतलब क्या कर लेते हैं, एक हेड बनाते हैं, अपनी ऑफिस बनाते हैं, ठीक है ना, ये गोवा को, ठीक है ना। ये चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। इसने पुर्तगालियों को भारत में बसने तथा भारतीय महिलाओं से शादी करने के लिए प्रेरित किया। ये पहला शासक है जिसने वहाँ की जो पुर्तगाली है वहाँ को भारत में बसने, क्योंकि भारत में बसेंगे और वहाँ की महिलाओं से शादी करेंगे तो क्या होगा, इनका साम्राज्य के विस्तार में और आसानी, चूँकि वहाँ के ट्रेड करेंगे, वहाँ के लोकल चीज़ों को जानेंगे, सब कुछ जानने को मिल जाएगा इनको, ठीक है ना। पूरा संस्कृति के साथ जाएंगे और शादी करेंगे। तो चूँकि ये एक पूरी कहने का मतलब है कि पूरी तरीके से अब जो था ना, ये साम्राज्य विस्तार की नीति पर ही चल रहे थे, ठीक नहीं, इनकी शुरू से ही ये झलक मिल गई है। ये पहला गवर्नर था जिसने अपने क्षेत्राधिकार में सती प्रथा पर रोक लगाई, ठीक है ना। ये पहला जो था, उन्होंने पुर्तगाली थे जो अपने क्षेत्राधिकार में क्या है, सती प्रथा पर रोक लगाई। इसको याद रखना है। कौन, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ठीक है ना। अब जहाँ जहाँ उन्होंने कब्जा किया वहाँ सती प्रथा पर क्या किया, रोक लगाई, ठीक है ना। और उन्होंने क्या किया, जो पुर्तगाली थे उनको कहा ना कि आप लोग यहाँ से ज़्यादा शादी करें, ठीक है ना। और अपना यहाँ मतलब कि बसने पर भी उन्होंने फोकस किया। फिर आगे जो है विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय से इसके अच्छे संबंध थे। जो विजयनगर शासक थे कृष्णदेव राय, ठीक है ना, जिसको जो तुर्लू डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, उनसे ये अच्छे संबंध था, ठीक है ना। उसने मलक्का से हॉर्मुज तट, ठीक है ना, मलक्का से कहाँ, हॉर्मुज तट, फारस की खाड़ी, जो है फारस की हॉर्मुज तट कहाँ, फारस की खाड़ी पर तक समुद्र पर नियंत्रण कर हिंद महासागर में पुर्तगाली नियंत्रण को अच्छी तरीके से स्थापित किया। इन्होंने क्या किया कि जो है, कहाँ तक इन्होंने पूरा नियंत्रण स्थापित किया कि जो मलक्का से है ना, हॉर्मुज, मलक्का के
हॉर्मुज तट से लेकर और समुद्र में नियंत्रण कर, ठीक है ना, में समुद्र पर नियंत्रण कर हिंद महासागर में पुर्तगाली नियंत्रण को अच्छी तरीके से स्थापित किया। इन्होंने वहाँ से लेकर समझिए कि पूरा अरब महासागर में, अरब सागर पर, ठीक है ना, हिंद महासागर के अरब सागर, फारस की खाड़ी और जहाँ जहाँ इनके इलाके पड़ते थे ना, ये सारे पश्चिमी वाले समुद्र के क्षेत्र पर इन्होंने कब्जा कर लिया, ठीक है ना, उन पर समुद्र पर पूरा नियंत्रण इन्होंने कर लिया, ठीक है ना। अब आते हैं जो अगला शासक जो होते हैं नीनो डी कुन्हा, ठीक है ना। नीनो डी कुन्हा आते हैं नहीं, उनके बीच में कई और शासक भी आते हैं, लेकिन ये एक महत्वपूर्ण शासक है नीनो डी कुन्हा। इनके बारे में हम लोग देखते हैं, ठीक है। इसने गोवा को राजधानी बनाया। किसी को राजधानी बनाया? गोवा को राजधानी बनाया। पूर्व में कोचीन पुर्तगालियों की पहली राजधानी। पहले किस में था? पहले जो था पूर्व में किसकी राजधानी थी? कोचीन, जो अल्बुकर्क है, और ये फ्रांसिस्को अल्मेडा है, दोनों के समय कौन थी? कोचीन राजधानी थी, लेकिन उन्होंने गोवा को राजधानी बनाया नीनो डी कुन्हा ने। गुजरात के समकालीन शासक बहादुर शाह को दीव के तट पर इसका झगड़ा हो गया। जो गुजरात के शासक थे, कौन? बहादुर शाह, ठीक है ना, बहादुर शाह गुजरात के शासक। उसके दीव के तट पर क्या हुआ? इसका झगड़ा। उसने बहादुर शाह को जलपोत्र से उठाकर समुद्र में फेंक दिया और इसकी मृत्यु हो गई। और जो बहादुर शाह है ना, उसको कहाँ, वो किस में फेंक देता है? समुद्र में, और वहीं पर उसको मृत्यु हो जाती है। कई बार लोग कहते हैं कि उसको वहीं पर उसको बुलाता है मीटिंग करने के लिए और उसको मार देता है अंदर ही, ठीक है ना। तो ये काफ़ी देखा जा रहा है। अब देख रहे हैं कि इनकी जो गतिविधियाँ इनसे नजर आती है, साथ ही ये पूरा साम्राज्य विस्तार की नीति पर ही चल रहे थे। यहाँ की शासक को भी कुछ इतना वैल्यू नहीं, समझ रहे हैं, एक आना और उस समय से पूरा ही समुद्र पर कंट्रोल कर लेना, ठीक है ना। और शादी की ओर एक तरफ होता है कि हिंदू यहाँ बसो और शादी पर बोल दो। यहाँ के चूंकि लोकल शासक को हराने लगे, क्योंकि इनके पास बेटर बंदूक थी, तोपें थी, ठीक है ना, और सारे इनके पास सबसे बड़ी कूटनीति थी अच्छी। और ये एक चीज़ से ना, एक ही शासक को ना किसी तरह से हराने के लिए ना, बल्कि उसी शासक को ना इतने फोड़ भांग कर देते थे उनके जो दरबारी समाज, जिससे वो क्या होता था ना, काफ़ी लोग मजबूत हो जाते थे और वहाँ का शासक ही कमज़ोर दिखने लगता था। तो ये इनकी जो जितने यूरोपीय देश है ना, आपको उनको ये ज़रूर एक नीति मिलेगी, फोड़ भांग करने वाली नीति, ठीक है ना। तो ये आपको देखने को मिलेगी। अंग्रेज़ को भी आप लोगों ने देखा होगा कि बंटवारा करने वाला नीति, वो जो थे हिंदू मुस्लिम को अलग डिवाइड वाला। तो इनके शुरू से नहीं जितने यूरोपवासी कंपनियाँ, उन्होंने एक ये बड़ी कूटनीति उन्होंने चली, ठीक है ना। तो ये आपको देखा नीनो डी जो कुन्हा आते हैं, कहाँ बनाते हैं? गोवा को राजधानी बनाते हैं और कोचीन को से अपनी राजधानी हटा देते हैं, ठीक है ना। बहादुर शाह को जो है गुजरात के, उनको दीव के तट पर क्या होते हैं, उनसे झगड़ा हो जाता है। एक बोलते हैं कि मीटिंग के लिए बुलाया जाता है, ऐसा बोलते हैं। फिर उनको उससे झगड़ा होने के बाद उनको समुद्र में फेंक देते हैं और मृत्यु हो जाती है, ठीक है ना। ये तो अभी हम लोगों ने जो था ये देखा कि कुछ यहाँ के जो महत्वपूर्ण गवर्नर हैं, ठीक है ना, उनको बारे में देखा कि पुर्तगाली जो सरकारी अभियान थे, उन्होंने पुर्तगाली जो सरकारी अभियान थे एस्तादो दी इंडिया कंपनी की उन्होंने स्थापना किया, ठीक है ना, वहाँ की जो सरकार थी। और एक सर्वोच्च अधिकारी गवर्नर होता है, उसको नियुक्त किया। और उन्होंने कंपनी के हित में संधि युद्ध विस्तार को अधिकार, काफ़ी अधिकार दिया गया, ठीक है ना, सेना रखने का अधिकार, ये सब। और अब जो है यहाँ जो पहले गवर्नर आते हैं फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, जो 1505 से 1509 तक आते हैं, ठीक है, 1509 तक रहते हैं, ठीक है ना। इन्होंने क्या किया? पुर्तगाली फैक्ट्री को क्या किया? किलाबंद किया, ठीक है ना, और ब्लू वाटर पॉलिसी लागू की, ठीक है ना। मतलब इसके जरिए उन्होंने पूरे समुद्र पर जो था कंट्रोल स्थापित किया। और दूसरे आते हैं अल्फांसो डी अल्बुकर्क, इसको जो ना पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और इसने यहाँ पुर्तगालियों को बसने और भारतीय महिलाओं से विवाह करने के लिए प्रेरित किया, ठीक है ना। और सती प्रथा पर इसने रोक लगाई। ये देखिए पहला यूरोपीय कंपनी थी जिन्होंने सती प्रथा पर अपने अधिकार क्षेत्र में रोक लगाई, ठीक है। और इसके जो कृष्णदेव राय थे विजयनगर के, उनसे अच्छे संबंध थे। और इसने मलक्का से हरमुज तट तक क्या हुआ? पूरे समुद्र पर नियंत्रण कर लिया, ठीक है ना। ये मलक्का से हरमुज तट तक, समझ रहे कितने बड़े क्षेत्र पर, ये बंगाल की खाड़ी से लेकर अरब सागर तक, ये पूरे लगभग समझिए कि हिंद महासागर का क्षेत्र पर कब्जे इन्होंने कर लिया, इतना। फिर नीनो डी कुन्हा कौन है? अगला जो महत्वपूर्ण शासक है नीनो डी कुन्हा, ये गोवा को राजधानी बनाते हैं। और फिर उसके बाद आते हैं इन्होंने बहादुर शाह से इनका झगड़ा हो जाता है, फिर उनको मार डालते हैं, जो गुजरात के शासक होते हैं बहादुर शाह, ठीक है। अब अगले वीडियो में हम लोग जो है देखेंगे क्या, समुद्र पर नियंत्रण और पुर्तगाली नीति, जिसको कार्टेज व्यवस्था है ना, इसको बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है ना, आगे के लेक्चर में। चलिए, थैंक यू।